नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आज इस समय मैं यूएई यानी दुबई में मौजूद हूं और मेरे साथ कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी मौजूद हैं। पीयूष जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 नेटवर्क पर। भारत दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस वक्त हम दुबई में हैं। क्या हम कह सकते हैं कि भारतीय इकोनॉमी की धाक अब काफी मजबूत हो रही है या अभी समय लगेगा? प्रधानमंत्री जी ने जो भारत के लिए एक बड़ा दूरगामी परिणाम देने वाला योजना सोच के अलग अलग कार्यक्रमों को देश के समक्ष रखा है, जिसको हम पूरे भारत में क्रियान्वयन कर रहे हैं, उसको देखते हुए मेरा अटूट विश्वास है कि भारत विश्व की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में अगले दशक में सफल होगा। भारत की अर्थव्यवस्था को अलग अलग रूप से और बढ़त देने के लिए कई सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 100 लाख करोड़ से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आधारभूत सुविधाओं में निवेश होगा, जिसका लाभ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने में होगा, भारत के उद्योग को और ज्यादा सक्षम बनाएगा। पीएम गति शक्ति योजना के तहत ये इंफ्रास्ट्रक्चर समय पे लगे, अच्छा बने। अलग अलग एफटीएस के तहत हमारी विश्व में प्रभाव बढ़े। तो एक प्रकार से एक होलिस्टिक विजन लेके ये सरकार काम कर रही है। एक दुबई एक्सपो भी लगा हुआ है, लगभग 6 महीने उसे हो गए हैं। इंडिया पवेलियन का रिस्पांस कैसा है? क्योंकि भारत में लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये एक्सपो कितना महत्वपूर्ण था और निवेशकों को कितना खींच पाया है। अमिश जी, आपको जान के खुशी होगी कि भारत का जो पवेलियन था दुबई एक्सपो में, वो शायद पूरे दुबई एक्सपो में सबसे ज्यादा विजिटर्स को आकर्षित कर। ये तो देश के लिए वाकई गर्व की बात है। ये वास्तव में देश के लिए गर्व की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से कहा था कि एक मिनी इंडिया वहां पे आप बताइए, लोगों को पूरा दिखे कि भारत की क्या इतिहास है, वर्तमान में क्या क्या हो रहा है और एक क्या क्षमताएं हैं भारत की, आगे जाके हम क्या देश की कल्पना करते हैं। तो चाहे वो हमारी पारंपरिक धरोहर हो, चाहे वो आज का विकासशील भारत जो तेज गति से बढ़ रहा है, या भविष्य का भारत जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन से लेके एक प्रकार से विश्व में बड़ी अति आधुनिक अर्थव्यवस्था, अति आधुनिक व्यवस्थाएं बनाने की जो सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कल्पना है, वहां पे वो हमने विश्व के समक्ष रखी है। और मैं तो हर हफ्ते मॉनिटर करता था। आपको जान के खुशी होगी कि हाल में तो अब 20-22 हजार विजिटर्स रोज हमारे इंडिया पवेलियन पे आ रहे हैं। पहले भी शुरुआत में 10, 15, 12 हजार तक गए थे, फिर थोड़ा कोविड आने के कारण गिरा, लेकिन आज तो 20 हजार। एक सवाल ये कि क्योंकि आप कॉमर्स मिनिस्टर हैं, फीडबैक किस तरह से आया? लोगों का फीडबैक क्या है नए भारत के बारे में? ये जरूर देश भी जानना चाहेगा कि भारत से बाहर क्या सोचा जा रहा है, क्या महसूस किया जा रहा है। अलग अलग प्रकार से हमने फीडबैक भी लिया है। वहां पे जो लोग निकलते हैं देखने के बाद जी, उनसे भी चर्चा होती है। एक डेडिकेटेड टीम सर्वे के हिसाब से उनसे बातचीत करती है और लगभग ये देखने को मिल रहा है कि कई सारी चीजें लोगों को कल्पना नहीं थी भारत के बारे में। कई चीजें ऐसी हैं जो लोगों को गलत फहमियां थी भारत के बारे में। मैं समझता हूँ ये देखने के बाद क्या क्या गलत फहमी, जैसे आज भी कई विकसित देशों को पता नहीं है कि भारत टेलीकॉम सेक्टर में कितना आगे चला गया है। पेट्रोलियम रिफाइनरी में आज विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी भारत में है। स्टील इंडस्ट्री में मोस्ट कॉस्ट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री भारत में है। भारत स्वच्छ होते जा रहा है। भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज विश्व स्तरीय है, जो आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा, जिस प्रकार के एक्सप्रेसवेज वगैरह से सुशोभित, वहां तो इतिहास बन गया। वहां तो मतलब 37 साल बाद कोई मुख्यमंत्री रिपीट हो गया। वहां पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में 5 साल पूरी सरकार चला और वापस सरकार ने और फिर आई है। ये अपने आप में नहीं, उत्तराखंड में भी उसी तरह का इतिहास है। तो ये दर्शाता है कि भारत बदल रहा है। और अगर इसको अच्छा, ये एक वाक्य में अगर इसको कैप्चर करना जी, तो
जो दुनिया को लगता था कि गुड इकोनॉमिक्स डज नॉट मेक फॉर गुड पॉलिटिक्स इन इंडिया, मैं समझता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बदल के लोगों को सिद्ध कर दिया कि गुड इकोनॉमिक्स कैन ऑल्सो बी गुड पॉलिटिक्स। लेकिन आपके क्रिटिक्स तो दूसरी तरह के ब्लेम लगाते हैं, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश की बात करी, क्योंकि आपने जो 4 राज्यों में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई है उसकी बात करी, क्या आपको लगता है, क्योंकि उसके बाद ये पहला आपका विदेश दौरा होगा उस बड़ी जीत के बाद, तो खास तौर पर इन्वेस्टर्स का किस तरह का फीडबैक आया? बिकॉज एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़ा मैंडेट आया है 4 स्टेट्स के अंदर, 4 राज्यों के अंदर। स्वाभाविक है कि निवेशक देखते रहते हैं कि परिस्थितियां कैसी इवॉल्व हो रही हैं अलग अलग देश में, उसके हिसाब से उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, बढ़ता है। पर हमने देखा है कि गत 7 वर्षों में लगातार हर वर्ष भारत में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो बढ़ते जा रहा है, और ऐसा बढ़त हो रही है कि हम हर वर्ष ऐतिहासिक एफडीआई भारत में ला पा रहे हैं, पुराने को रिकॉर्ड को तोड़ पा रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि आज पूरे विश्व में कोविड होने के बावजूद लोग भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत में जाएं, भारत में निवेश करें, वहां फैक्ट्रियां लगाएं। एक भारत की अपनी बड़ी मार्केट है, लेकिन साथ ही साथ भारत एक विश्व स्तरीय अर्थव्यवस्था बन रहा है। भारत से निर्यात बहुत बड़े रूप में बढ़ 4,000 बिलियन डॉलर के पास, 400 बिलियन डॉलर, माफ करिए 400 बिलियन डॉलर को क्रॉस किया। इट इज अ बिग नंबर, इतिहास का सबसे बड़ा निर्यात का नंबर है। 30 लाख करोड़ निर्यात भारत ने किया, तो एक जिसको कहते हैं एक पड़ाव पार किया। एक कई वर्षों से 400 बिलियन थोड़ा एल्यूसिव था, तो ये पड़ाव 400 का पार किया। और जो मैं उत्साह आज निर्यातकों में, उद्योग जगत में देख रहा हूँ, एमएसएमई सेक्टर में देख रहा हूँ, किसानी क्षेत्र में देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ अब भारत आगे बढ़ेगा। एक चीज, क्योंकि कोविड की बात करी आपने, कोविड के बाद जो रिकवरी पाथ है इंडियन इकोनॉमी का, क्या आपको लगता है इट इज ऑन राइट ट्रैक? क्योंकि ग्लोबली बहुत चीजें दोबारा एक बार इफेक्ट कर गई हैं। देयर इज अ वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। क्या आपको लगता है उन सबका इंपैक्ट आएगा? ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, भारत के अंदर भी तेल की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, फ्यूल प्राइसेस। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां तो गंभीर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अलग अलग देश फिर एक बार कोविड में जूझ रहे हैं। एक शंका तो है ही कि इस प्रकार की चीजें आगे अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर बनाएंगी, लेकिन मैं समझता हूं आज विश्व ने यह भी देखा कि भारत ने कैसे गत 2 वर्षों में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सुलझे हुए तरीके से अपने लोगों की जान बचाई, कोविड की तैयारियां की, कोविड की हिसाब से पूरी व्यवस्थाएं बनाई, पर साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को भी पटड़ी पे लाए, अर्थव्यवस्था को भी कैसे संभाला। और मैं समझता हूं ये भी एक प्रकार से विश्व में एक अच्छा संदेश गया है कि भारत इज द प्लेस टू बी। एक आपने पार्लियामेंट में, क्योंकि आप लीडर ऑफ द हाउस हैं राज्यसभा के, आपने पार्लियामेंट में कहा था अपने वक्तव्य में कि जो चीज अच्छी होती है उस पर राजनीति क्यों करें, क्यों नहीं हमें ये संदेश, हम सब अपने देश की उपलब्धियों पर गर्व करें। इससे आपका तात्पर्य क्या था? पॉलिटिकली इसको देखा जा रहा है कि आपका तंज ये कांग्रेस पे था, विपक्ष पे था। देखिए, हम आज यूएई में बैठे हैं जी, भारत की बात करें, राजनीति से परे रहें जी। और व्हाई यू सेड दैट? मेरा कहने का तात्पर्य तो बड़ा स्पष्ट था कि आज जो उपलब्धि है, समझो 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है। अब ये कोई मेरी व्यक्तिगत, प्रधानमंत्री जी और उनके सरकार की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये हर देशवासी की उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बड़े अचीवमेंट का जो पूरा श्रेय है वो भारत के किसानों को दिया, हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्ग एमएसएमई सेक्टर को दिया, हमारे उद्यमियों को दिया, उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों को दिया। तो एक प्रकार से ये स्पष्ट है कि भारत की उपलब्धि है। इट इज द कलेक्टिव वर्क, सबका प्रयास, 135 करोड़ भारतीयों का प्रयास, जिसके कारण हमने विश्व का विश्वास जीता। और आज विश्व देख रहा है कि भारत तेजी से जो विकास कर रहा है उसमें वो भी अपने आप को जोड़ना चाह रहे हैं जी। क्योंकि हमने देखा धारा 370 हटी, उसके बाद पहली बार यूएई के निवेशक गए कश्मीर में निवेश करने के लिए, उन्होंने मनोज सिन्हा से मुलाकात करी।
उसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप अब इस विजिट पे भी हैं, दिस इज अ हिस्टोरिक विजिट, व्हाट डू यू से? वास्तव में ये सिलसिला यूएई के कई निवेशक जी काफी समय से भारत की तरफ और विशेषकर जम्मू कश्मीर की तरफ भी आकर्षित हुए थे, लेकिन बीच में कोविड आने के कारण कुछ समय के लिए उनका वहां पे आना, ट्रैवल करना संभव नहीं हो पाया। जैसे ही वो आ पाए और जब उन्होंने देखा कि कितनी संभावनाएं हैं जम्मू कश्मीर में, तो फिर तो देयर इज नो स्टॉपिंग इट। इतना उत्साह है यूएई में लोगों का कि वो भारत में निवेश करें, और विशेषकर जम्मू कश्मीर जो एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भी है, जहां पे लोगों में भी बड़ा उत्साह है कि हम अब आगे विकास तेज गति से अपने वैली में लाएं, अपने जम्मू क्षेत्र में लाएं। लेह लद्दाख में भी संभावनाएं, खासतौर पे नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, कई सारी चीजें सबको दिख रही हैं। तो ओवरऑल भी जो जम्मू कश्मीर में आज निवेश होने की संभावना है, भारत से, यूएई से और अन्य देशों से भी, वो बढ़ते जा रही है। हमने एक बहुत अच्छी स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय श्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर की अनवील की थी, उसके तहत भी मुझे लगता है बड़ा निवेश जम्मू कश्मीर में आएगा। जी, मेरा आखिरी सवाल होगा, क्योंकि महंगाई को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि वो विषय अभी है, या फिर इस पर राजनीति ज्यादा हो रही है, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने लगा? कई सारी चीजों में तो महंगाई रोकने में हम सफल हुए हैं। जैसे आपने पुराने जमाने में देखा होगा कि आलू प्याज के दाम कैसे चढ़ जाते थे, किस प्रकार से दालों के या एडिबल ऑयल्स के दाम, तिलहन के दाम कैसे बढ़ते थे। तो मैं समझता हूं कि हम अच्छी मात्रा में दामों को निरंतर में रखने में सफल रहे हैं, बावजूद कि दुनिया में आज महंगाई एक बड़ा संकट है, क्योंकि यूक्रेन रशिया के बीच जो हो रहा है उसके कारण भी बड़े मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमोडिटी प्राइसेस बहुत हाई है, पेट्रोलियम वगैरह। उल्टे कहा जा रहा है कि शायद 100 साल बाद इतना ज्यादा कमोडिटी प्राइसेस में उछाल आया। तो ऐसी परिस्थिति में आपको लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां जो हैं वो बड़ा स्वाभाविक है, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों से ये दाम इतने बड़े हैं, लेकिन मैं समझता हूं भारत ने फिर भी काफी कुछ नियंत्रण रखने में सफलता पाई। थैंक यू पीयूष गोयल जी, आपने न्यूज 18 को अपना समय दिया, थैंक यू सो मच। तो ये थे पीयूष गोयल, जिन्होंने बेबाकी से काफी सारे सवालों का जवाब दिया। ये संवाद इसलिए आवश्यक था कि देश जाने कि देश की सरकार उनके लिए और अपने देश के लिए क्या कुछ कर रही है। नमस्कार।